हिंदी साहित्य स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र रंग रसायन पुस्तक से हम उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी पढ़ रहे थे। तौलिए उपेंद्र नाथ अश्क का जीवन परिचय हम इसके पार्ट 1 में जान चुके हैं और अब हम सीधे एकांकी पर आते हैं। इसमें जो जो पात्र हैं उसमें वसंत एक फर्म का मैनेजर है, मधु वसंत की पत्नी है, सुरु चिंती मधु की सहेलियां हैं, मंगला घर की नौकरानी है और स्थान बताया गया है नई दिल्ली। देखिए तौलिए एकांकी में पृष्ठ संख्या 40। पर्दा वसंत के ड्राइंग रूम में उठता है। ड्राइंग रूम न बहुत बड़ा है न छोटा है, न सामान से अधिक भरा है न बिल्कुल खाली है। वसंत एक फर्म में मैनेजर है, 250 वेतन पाता है। दिल्ली में 250 अधिक महत्व नहीं रखते, पर वह फर्म का मैनेजर है इसलिए कमरा उसका सजा हुआ है। दरवाज़ों पर पर्दे लगे हैं। दाईं दीवार के साथ मेज़ लगी है, उस पर कागज़ पत्रों के अतिरिक्त टेलीफोन भी रखा है। मेज़ के इधर एक दरवाज़ा है जो अंदर कमरे में जाता है। मेज़ के उस ओर कोने में एक अंगीठी है, किंतु आग शायद इसमें नहीं जलती क्योंकि अंगीठी का कपड़ा अत्यंत सुंदर है। उस पर सजावट की चीज़ें भी रखी हुई हैं, वैसे ही जैसे मध्यम वर्गीय घरों में होती है, लेकिन वे बिखरी नहीं है, करीने से लगी हुई है। 2 पीतल के फूलदान दूसरी वस्तुओं के अतिरिक्त अंगीठी के दोनों कोनों पर रखे हुए हैं। इसी अंगीठी के कपड़ों की लंबी झालर को छूता हुआ रेडियो सेट नीचे एक छोटी सी मेज पर रखा है, जिसके मेज पोस्ट का डिज़ाइन अंगीठी के कपड़े से मैच करता है और मधु की सुरुचि का पता देता है। अंगीठी के ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर टंगा हुआ है। ऐसा लगता है कि मेज पर बैठे हुए व्यक्ति के सामने पड़ा हुआ है। कैलेंडर को एक नज़र से देखने पर मालूम होता है कि 1943 के नवंबर का महीना है। अंगीठी के बराबर सामने दरवाजे में एक दरवाज़ा है जो रसोई घर को जाता है। इस दरवाजे से जरा हटकर सामने की दीवार के साथ एक बेंत के कोच का सेट है। आगे एक तिपाई पड़ी है। सेट की गद्दियाँ सुंदर और सुरुचिपूर्ण है। तिपाई का कवर अंगीठी के कवर से मैच करता है। सामने दीवार की बाईं ओर सोफ़ा सेट से जरा हटकर एक दरवाज़ा जो स्नान गृह को जाता है। बाईं दीवार के साथ श्रृंगार की मेज़ लगी है और श्रृंगार की मेज जिसे वसंत और मधु दोनों अपने टॉयलेट का काम में लेते हैं, इसके ऊपर खूंटियों पर तौलिए टंगे हुए हैं। मेज के दोनों ओर 1-2 कुर्सियां पड़ी है। बाईं दीवार में इधर को एक दरवाज़ा जो बाहर को जाता है। पर्दा उठते समय हम वसंत को श्रृंगार की मेज पर बैठे हजामत बनाते देखते हैं। वास्तव में वह हजामत बना चुका है और तौलिए से मुंह पहुँच रहा है। तभी रसोई घर से स्वेटर बुनती हुई मधु प्रवेश करती है। मधु, या फिर आपने मदन का तौलिया उठा लिया? मैं कहती हूँ आप। वसंत मुँह पहुँचते पहुँचते, ओह कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। सच में मुझे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता कि ये मदन का तौलिया है। और हजामत मधु चिढ़कर, हजामत के तौलिए जैसे हैं। जी जरा आँख खोल कर देखिए, हजामत के तौलिए कितने रंगीन हैं। बीसियों तो धारियाँ पड़ी हुई है उनमें, और मदन में कितने सादे। और वसंत, लेकिन रोएदार तो। मधु व्यंग्य से, दोनों हैं जी। आंख बंद करके आदमी दोनों का अंतर बता सकता है। मैं कहती हूँ। वसंत निरुत्तर होकर, वास्तव में मेरा ध्यान दूसरी ओर था। लाओ मुझे हजामत का तौलिया दे दो। कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मधु, खूंटी पर टंगा हुआ तौलिया उठाकर, यह तो टंगा है सामने, फिर भी मैंने ऐनक उतार रखी है और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। खिसियानी हंसी हंसता है। मधु, जी आपकी दुनिया, जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। मुंह फुलाकर धम से कोच में धंस जाती है और चुपचाप स्वेटर बुनने लगती है। वसंत हजामत का सामान रखता है, फिर अचानक उसकी ओर देखता है। वसंत, ये तुमने मुंह फुला लिया? नाराज हो गई व्यंग से हंसकर। मैं कब कहती हूँ वसंत, तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह भी नहीं पहचान सकता। मधु, उसी तरह हंसकर मैं कब कहती हूँ। सामान वैसे ही छोड़कर कुर्सी को उसकी ओर घुमाते हुए, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि अपने भावों को छिपा लेना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हारी उपेक्षा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी समस्त भावनाएं तुम्हारी आकृति पर प्रतिबिंबित हो जाते हैं।
तुम्हें मेरी आदतें बुरी लगती है, पर मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। अपने संबंध में, अपने स्वभाव के संबंध में सब कुछ बता दिया था। मैंने अपने सब पत्ते मधुमेज पर रख दिए थे। उसी समय व्यंग से हंसकर, मैं कब इनकार करती हूँ। इसका अगला पाठ हम आगे के भाग में पढ़ेंगे।